बादल, बादल, बादल कहाँ है तू? मैं आ गया। बादल, 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 बादल। सुनिए, सुनिए। हाँ? फोन। हेलो। चाचा जी, अजीत बोल रहा हूँ। हाँ अजीत बोलो, क्या बात है, इतने रात में फोन किया? चाचा जी, मैं ये झबुआ तालाब के पास वाले जंगल में हूँ। बादल का फोन आया था, बड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। अजीत, 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 ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले अजीत, लोग मुझे मार डालेंगे। बादल क्या हुआ? कहाँ है तू? झबुआ तालाब के पास वाले जंगल में। जल्दी आ जानी थी, लोग मुझे मार डालेंगे। मैं आ रहा हूँ बादल। और सुन, हेलो, हेलो। अजीत क्या हुआ है? शिखा, बादल का फोन था, बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मुझे जाना होगा, मैं आता हूँ अभी। अजीत, पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, मैं झबुआ तालाब जा रहा हूँ। बादल का फोन आया था, किसी मुसीबत में लग रहा है। रात बहुत हो गई है, संभल कर जाइएगा। ये टॉर्च रख लीजिए। कैलाश, अजीत का फोन आया था, बोला बादल कुछ मुसीबत में। कहाँ है वो? अजीत झपा तालाब गया बादल को ढूंढने। आप जल्दी बैठिए, हम भी चलते हैं, संभल के। बादल, 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 हम लोग आ गए। बादल, 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 ए बादल, बादल, हम लोग आ गए। बादल, बादल, अरे बादल। ऐसे तो हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे बादल को। मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। विनायक जी, आप चिंता मत कीजिए, हम झबुआ तालाब जा रहे हैं, आपके बेटे बादल को ढूंढ लेंगे। पापा, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, लता चाची इंतजार कर रही होगी। और बादल का फोन आया ना तो मुझे फोन कीजिएगा। बादल, बादल, बादल कहाँ है तू? बादल, बादल। अजीत, अंधेरा बहुत है और धुंध भी बहुत ज्यादा है। उसने कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताया था क्या? कोई निशानी कहाँ था वो? बस इतना बताया कि झबुआ तालाब के पास वाले जंगल में है। वो लोग उसे मार देंगे, मैं बचा लूं। आवाज से बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मुझे बचा ले अजीत, लोग मुझे मार डालेंगे। बादल अक्सर इस तालाब पे आता था? पता नहीं सर, असल में बादल मेरे कजन मोहित का बहुत अच्छा दोस्त है। मोहित कहाँ है वो? उसका तो फोन ही ऑफ आ रहा है सर। बादल का फोन आने के बाद सबसे पहले मैंने मोहित को ही फोन किया था। ए बादल! क्या हुआ? बादल मिला? नहीं मिला? हे भगवान, इतनी रात को कहाँ गया होगा बादल? हाँ, पुलिस गई है साथ, अजीत भी गया है साथ में उनके। जय कहाँ है? जय से कुछ बात हुई? फोन नहीं उठा रहा है, शायद गहरी नींद में होगा। जब जरूरत होती है ना तभी गायब हो जाता है वो। कुछ पता चला बादल का? अरे भाई साहब, आप यहाँ? पीनत, भाई साहब को क्यों उठाया? भैया बता रहे थे अपना मोहित भी बादल के साथ गया था। क्या मोहित बादल के साथ गया है? हाँ कैलाश, रात 10 बजे बादल आया था और मोहित को ले गया। अरे यार, कितना टाइम लगाता है, कब से वेट कर रहा हूँ। अबे वो जूते नहीं मिल रहे थे मेरे। मोहित, बादल, ये रात को कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पापा बस ऐसे ही घूमने जा रहे थे, थोड़ी देर हो जाएगी, आप सो जाना। मध्य प्रदेश के पालीपुर में रहने वाले बादल और मोहित जिगरी दोस्त थे और उस रात दोनों एक साथ अपने घर से निकले थे। जब बादल ने अजीत को फोन किया तो क्या उस वक्त मोहित भी बादल के साथ ही मौजूद था? बादल किससे डर रहा था? उसकी जान को किससे खतरा था? और मोहित कहां था? रात का अंधेरा छटते ही उनकी खबर भी सामने आने वाली थी और सामने आने वाला था एक ऐसा भयानक जुर्म जो उन तीनों के परिवार वालों के साथ साथ पूरे गांव को भी हिलाकर रख देने वाला था। सुजीत भाई, तुम आसपास का एरिया स्कैन करो, तब तक मैं गांव वालों से बात करती हूँ। मैडम, ये मोहित और बादल हैं, पालीपुर गांव के ही हैं दोनों, बहुत अच्छे दोस्त थे। पल्लवी, कल रात बादल के लिए कंप्लेंट मिली थी। उसने मोहित के कजन अजीत को कॉल करके कहा था कि उसकी जान खतरे में है। हमारी एक टीम झबुआ तालाब के जंगल के पास भी गई थी बादल को ढूंढने के लिए। झबुआ तालाब?
हमने देर रात तक झबुआ तालाब वाले एरिया को सर्च किया। फिर कंप्लेंट करने वाले अजीत को उसके मामा बलवंत ने कॉल किया। उसने बताया कि बादल के साथ मोहित भी था। हमने और सर्च किया, लेकिन घने अंधेरे की वजह से हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। माँ सुबह फिर से सर्च शुरू करने वाले थे, इनकी लाशें मिलने की खबर आ गई। सर, बादल ने अजीत को फोन करके कहा था कि वो झबुआ तालाब के पास। कहाँ है तू? झबुआ तालाब के पास वाले जंगल में। लेकिन हमें इन दोनों की लाश तो यहाँ सोमबाग में मिली है। ये इलाका झबुआ तालाब वाले एरिया से कुछ 15 मिनट की दूरी पर है ना? यस सर। सर, यहाँ कुछ है। सर, ये खून के धब्बे उधर से उस तरफ काफी दूर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये झबुआ तालाब भी उसी तरफ है। खून के निशान यहीं तक है। मतलब जो कुछ भी हुआ यहीं हुआ। यहाँ 2 ग्लासेस हैं, शायद ये लोग यहाँ शराब पीने आए होंगे। इन पर हमला हुआ होगा और शायद अपनी जान बचाने के लिए सोमबाग गांव की तरफ भागे होंगे। सर, मैंने फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिया है और विक्टिम की फैमिलीज को। हमारा बादल बादल मोहित को मार दी। क्यों मार? मामा जी संभालिए अपने आप को। मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा? पापा, माँ कैसी है? फिलहाल हम 2 एंगल मानकर चल रहे हैं, लूट या फिर दुश्मनी। मर्डर के वक्त विक्टिम्स ने शराब पी हुई थी। पता करो ये शराब उन्होंने खुद खरीदी थी या फिर किसी ने लाकर दी थी। आसपास के एरिया के हिस्ट्री शीटर्स को भी स्कैन करो। वैसे इस बात के चांसेस बहुत कम है कि ये काम लुटेरों की टोली का। शायद किसी ने सुपारी दी होगी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। सर, दुश्मनी किसकी? मोहित की या बादल की? यही तो पता करना है पल्लवी, कि प्लान बादल को मारने का था और बदकिस्मती से उस वक्त मोहित उसके साथ में था इसलिए मारा गया, या फिर जाल मोहित के लिए बिछाया गया था और बादल की डेथ कोलैटरल डैमेज है। सर, अगर मोहित या बादल की किसी के साथ भी दुश्मनी थी तो इसके बारे में फैमिली को डेफिनेटली पता होगा। मोहित की मौत के बाद बलवंत भाई साहब टूट चुके हैं। इनकी किस्मत में दुख ही दुख लिखा है। अभी कुछ ही महीनों पहले पता चला कि इनकी किडनी खराब हो गई है। मालती भाभी तो जब मोहित 3 साल का था तभी गुजर गई थी। तब भाई साहब इस चिंता में रहते थे कि वो अकेले मोहित की परवरिश कैसे करेंगे। मोहित, लो बेटा खा लो, थोड़ा सा खा लो। अब मेरे अच्छे बच्चे हो ना बेटा, पापा की बात नहीं मानो। लो। पापा, मम्मी कब आएगी? मोहित, देखो तो कौन आया है। और आपको एक बात बताऊं मैं, आपकी बीना बुआ आपके लिए क्या लेके आई है मालूम है? इतनी सारी चॉकलेट्स। और देखो, अजीत भैया भी आए हैं। कौन खेलेगा भैया के साथ? मैं। आप खेलोगे ना? खेलने से पहले आ करो। कैलाश, समझ में नहीं आता मोहित को कैसे संभालूंगा। मालती को गुजरे हुए 4 महीने हो गए और आज भी मोहित उसकी मां को पूछता है। तो अच्छा है कि अजीत और बीना हर हफ्ते यहाँ आ जाते हैं, तो उनके साथ मन बहल जाता है उसका, थोड़ा हंस खेल लेता है। और ऐसा कब तक चलेगा कैलाश? क्या फायदा इन सब का जब मैं अपने बेटे की हंसी तक वापस नहीं ला सकता। बलवंत भाई साहब के नमनपुरा गांव में एक बड़ी सी पुश्तैनी कोठी है। पहले वो वहीं रहते थे, लेकिन मालती भाभी के गुजर जाने के बाद उन्होंने वो कोठी अपने छोटे भाई प्रकाश को सौंप दी। बीना जब मोहित के पास थी तो उसने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए भाई साहब ने हमारी कोठी के बगल में एक और कोठी खरीद ली। हमने कभी माना ही नहीं कि मोहित हमारे मामा का लड़का है। मैंने हमेशा उसे अपने छोटे सगे भाई की तरह माना और माँ भी उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी। मोहित भी माँ को बुआ नहीं, माँ कह के बुलाता था। माँ, मोहित के जाने के बाद बलवंत मामा जी की तरह माँ का हाल भी बहुत बुरा। मोहित की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी तो नहीं थी। बलवंत जी इतने बड़े जमींदार हैं, इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? ऐसी भी कैसी दुश्मनी
कि कोई इतनी बेरहमी के साथ मोहित को मार डाले। मोहित और बादल झबुआ तालाब क्यों गए थे? मुझे नहीं पता साहब। मोहित और बादल दोस्त थे, दोनों अक्सर साथ में घूमने जाया करते थे। बादल की या आपकी किसी के साथ दुश्मनी? मुझ गरीब से किसी की क्या दुश्मनी होगी। बादल तो बहुत हंसमुख लड़का था, बहुत ही जिम्मेदार, सबसे बड़े प्यार से मिलता था। उसकी भी किसी से क्या दुश्मनी होगी। आपका छोटा बेटा जय है, वो कहाँ है? वो खेत पे गया है। मर्डर वाली रात को कहाँ था वो? पड़ोस के गांव में उसके दोस्त की शादी थी, कल रात को वो वहीं था। जय देख, ये मेरी परेशानी है, माँ बाबा को पता नहीं चलना चाहिए। तो क्या हर बार माँ बाबा से झूठ बोलते रहे? हाँ तो क्या हो जाएगा झूठ बोलने से? हाँ, मोहित को देख, क्या कुछ मोहित बड़े बाप का बेटा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाई तुम अपना देखो और मत खेलो एक खतरनाक खेल, वरना इस बार सिर्फ चोट आई है, अगली बार जान पे भी आ सकती है। बलवंत जी बात करने की हालत में नहीं है, वेट करना पड़ेगा। तब तक गांव वालों से पूछना चाहिए, शायद किसी ने कुछ देखा सुना हो। गांव वालों से बातचीत शुरू हो गई है सर। पल्लवी गांव के सरपंच से मिलने गई है। सर, उस ठेके का पता चल गया जहां से मोहित और बादल ने शराब खरीदी थी। जी हाँ साहब, कल रात की बात है, करीब 10:30 बजे के आसपास मोहित और बादल दोनों आए थे ठेके पर। वो दोनों ही आए थे या कोई और भी था उनके साथ? उनके साथ भी कोई नहीं था। ये दोनों शराब लेने के लिए ठेके पर अक्सर आते थे, कभी कुछ नोटिस किया? अब साहब पता नहीं ये बात आपके कितने काम की है, लेकिन जब भी दोनों पीने के लिए आते थे पैसे हमेशा मोहित ही निकालता था, क्योंकि बादल की तो कुछ हैसियत थी नहीं उसके सामने, पर हाँ दोस्ती दोनों की पक्की थी। अजीत को जानते हो? अजीत की दोस्ती कैसी थी बादल के साथ? मैडम, असली दोस्ती अजीत और मोहित की नहीं, मोहित और बादल की थी। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, पर बड़े दुख की बात है कि दोनों के साथ ऐसा हादसा हो गया। हमें भी ताज्जुब हुआ। चोरी चकारी की घटनाएं इस गांव में पहले भी कभी हुई हैं, पर इतना बड़ा कांड कभी नहीं हुआ। मोहित की किसी से दुश्मनी सरपंच जी? मोहित के पिता बलवंत जी इस गांव के नामी जमींदार हैं। सिर्फ दौलत ही नहीं, बहुत इज्जत भी कमाई है उन्होंने। ये बादल तो नामी जमींदार का बेटा नहीं था, बादल की किसी से दुश्मनी? बादल तो बहुत गरीब घर से था, और गरीब की दुश्मनी गरीबी से, पर बहुत समझदार लड़का था। सरपंच जी, बादल ने मुसीबत के वक्त ना अपने पिता को फोन किया ना भाई को फोन किया, बल्कि अपने दोस्त अजीत को फोन किया। क्यों? घर में कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था उसका? बादल ने सिर्फ अजीत को ही फोन क्यों किया? इस सवाल के साथ साथ कई और सवाल भी उठते हैं। सर, मैं उस दिन इंदौर गया था खाद लेने, हमारी फर्टिलाइजर की शॉप है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इंदौर से घर कब लौटे? रात को करीब 12 बजे मैंने अजीत को खाना दिया, बस आंखें लगी थी कि बादल का फोन आ गया। पता नहीं सर, बादल ने उस दिन मुझे ही क्यों फोन किया, अपने पिताजी अपने भाई को क्यों नहीं? अभी तक हम सब लोग परेशान थे, इसलिए कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं गया। हो सकता है मोहित ने उसे कहा मुझे फोन करने के लिए, क्योंकि मोहित को जब भी कोई परेशानी होती थी वो हमेशा मुझे ही फोन करता था। इस हिसाब से तो बादल को अपने छोटे भाई जय को भी फोन करना चाहिए था। बादल और मोहित के साथ साथ अजीत के भी कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं, पता तो चले इंसिडेंट के वक्त इसकी फोन लोकेशन क्या थी। सर, हम दोनों विक्टिम्स और उनकी फैमिली से जुड़े सभी लोगों से मिल रहे हैं, पर एक शख्स ऐसा है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। खुद बादल का भाई जय, वो मर्डर वाली रात भी यहाँ नहीं था, और मैं जब बादल के फादर से मिलने पहुंचा तब भी वो घर पर नहीं था। सर, कहीं हमें जानबूझ के टाल तो नहीं रहा है? सर, बादल का भाई आपसे मिलना चाहता है। सर, उस रात मैं अपने एक दोस्त की शादी में गया था, शोर शराबे में मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब बादल का फोन आया। तुम्हें बादल ने फोन किया था? कितने बजे आया था बादल का फोन? पहले बादल ने तुम्हें फोन किया 12:50 पर, उसके बाद अजीत से कांटेक्ट किया। काश मैंने फोन उठा लिया होता सर, पुलिस थोड़ा जल्दी पहुंच जाती मदद के लिए। तुम्हारे भाई बादल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी सर, भाई बहुत ठंडे दिमाग वाला था और ऐसी चीजों से दूर ही रहता था। किसी को तो दिक्कत थी बादल से, वरना कोई इस तरह से किसी की जान नहीं लेगा। जर जोरू जमीन, कोई तो वजह होगी। सर, ये जमीन की अनबन तो मोहित की थी। करण, ये जान से मारने की धमकी ना बहुत पुरानी और कॉमन हो चुकी। एक काम कर, कुछ नया सोचना और फिर फोन करना। चल फोन रख। क्या हुआ? ये करण और रवि अपने आप को समझते क्या है? मुझे धमकी दे रहे थे, तो पापा को टेंशन नहीं देना चाहता, वरना इन दोनों को तो पूरे गांव में दौड़ा दो। शांत हो जा।
शांत हो जा। अरे क्या शांत हो जा, तू तो जानता है ना पापा को, वो कितने सीधे हैं। कभी हक के लिए तो अपने लड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, वरना ये करण और रवि सब कुछ हड़प जाएंगे। ये रवि और करण कौन है जय? सर वो दोनों बलवंत चाचा के छोटे भाई प्रकाश चौहान के बेटे हैं। पास में नमनपुरा गांव है ना, वहाँ पर उनका एक पुश्तैनी कोठी है, वहीं पर रहते हैं। पहले बलवंत चाचा भी वहीं पर रहते थे। मोहित और उनके चचेरे भाइयों के बीच में उसी पुश्तैनी कोठी को लेकर झगड़ा था सर। रवि, करण, पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते हो तुम लोग, खाने को नहीं जगाइए। अरे कम से कम कुछ काम कर लिया करो, खेतों पे ध्यान दे दो। सब कुछ नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वहां जाके देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप क्यों खून चला रहे हैं इन दोनों के पीछे? चलिए जल्दी, देर हो रही है। मुझे बलवंत भाई साहब का बड़ा दुख होता है। पहले मालती भाभी, फिर मोहित, और तुम लोग भी चलो मिल के आना चाचा जी से। जी पापा। जी माँ। क्या जी पापा जी मम्मी? यार अभी तो गए थे उनके घर, फिर बार बार क्यों जाना? और वैसे भी जिसकी मौत का दुख ही ना हो उसके घर जाके भाई मुझसे ना दुखी होने की एक्टिंग नहीं हो पाए। विदिक जाना तो पड़ेगा, पर वहां जाके कुछ गड़बड़ मत करना। अपने रास्ते का कांटा निकल गया, तो जो होगा अपने हिसाब से होगा। आकाश तू परेशान मत हो भाई, मैं ठीक हूँ। नहीं भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप माने या ना माने, तो मोहित की बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने करण और रवि पे हमला कर दिया। आपकी बड़ी फिक्र होती है भैया, आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चल के रहिए। नहीं प्रकाश, मैं वाकई यहाँ ठीक हूँ। अजीत और उसकी पत्नी मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। चारे चमचे आजकल ज्यादा मस्का लगा रहा बुड्ढे को, क्या बात है? जमीन जायदाद के लिए भाइयों के बीच झगड़े कोई नई बात नहीं है। पत्थर की इमारतों के आगे रिश्तों का कद अक्सर छोटा पड़ जाता है। कागज के नोटों के वजन के नीचे दबकर भावनाएं दम तोड़ देती हैं, और ऐसे माहौल में पनपता है जुर्म। क्या मोहित की मौत के पीछे भी यही वजह थी? क्या बादल की मौत महज एक कोलैटरल डैमेज थी, और क्या असली टारगेट मोहित ही था? क्या है प्रकाश, ऐसा क्या बोलना चाहते हो जो सबको इकट्ठा बुला लिया? बात क्या है? जी सर, रवि और करण चाहते थे कि हमारी जो पुश्तैनी कोठी और जमीनें हैं उनका बंटवारा आधे आधे के बजाय 70 और 30 के भाग में 70% रवि और करण को मिले और 30% मोहित को। इस बात को लेकर कोई झगड़ा था परिवार में? झगड़ा कैसा सर? अगर बंटवारे में एक भाई को थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए तो आखिरकार जमीन और जायदाद घर में ही तो रहती है। और रही बात रवि और करण की सर, तो मोहित का उनके साथ भाई का रिश्ता था। पर रवि और करण ये ऐसा कोई रिश्ता मानते नहीं थे सर, और मोहित ये बात बखूबी जानता था, इसीलिए वो ये 70 और 30 वाले बंटवारे के खिलाफ था। भैया, हम सोच रहे थे कि कोठी और जमीन बेच के जो भी पैसा आया उसका 70-30 के हिसाब से बंटवारा कर लेते हैं। हिस्सा तो आधा आधा ही होगा चाचा जी, मतलब 50-50। किस बात का 50-50? यहाँ सारी देखरेख हम लोग करते हैं, खून पसीना हमारा बहता है। और वैसे भी आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है बड़े पापा, पुश्तैनी जायदाद में थोड़ा कम मिल जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ, प्रॉपर्टीज है तो जलन हो रही है। ए मोहित, औकात में रह, समझा? जब बड़े पापा कुछ नहीं बोल रहे बीच में तू क्यों उचक रहा है? और बड़े पापा आप ही बताइए, बड़ी माँ के गुजरने के बाद आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए बीना बुआ के पास रहने के लिए। उस समय हमारे पापा ने सब कुछ किया, जमीन की देखरेख, कोठी की मरम्मत, खेती बाड़ी, सब कुछ। आज 20 साल हो गए हैं उस बात को, और हम 70-30 का हिस्सा इसलिए बोल रहे हैं ताकि सारा परिवार राजी खुशी से रह सके। कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए। नहीं रवि बेटा, बोल तो तू ठीक रहा है। क्या ठीक बोल रहा है पापा? बंजर जमीन थी, उस पर खून पसीना लगाकर आपने उसे उपजाऊ बनाया, तब जाकर लोग उसे हाथों हाथ खरीदने के लिए तैयार है। छोटी सी कोठी थी दादाजी की, उसे पैसे लगाकर आपने इतना आलीशान बनवाया। मोहित बेटा, मैं समझ रहा हूं तो क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन एक बात समझो, आज जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ना तो तुमने मेहनत की और ना ही रवि और करण। जो भी हो पापा, लेकिन मुझे 70-30 की हिस्सेदारी तो बिल्कुल मंजूर है। अगर इनकी यही जिद है तो ठीक है, छूट जाए सौदा। मोहित सुन ले, अगर तेरी वजह से सौदा टूटा ना, तुझे 20 से फाड़ के रख दूंगा, बोल रहा हूं। करण क्या बोल रहा है तू बेटा? शांत हो जा। कैलाश, क्या लगता है तुझे? मुझे क्या लगेगा भाई साहब? मोहित सही बात कह रहा है, बंटवारे का मतलब आधा आधा ही होता है। हाँ, 50-50 ही सही है, सबको बराबर मिलना चाहिए। वाह,
बड़े पापा, आप लोग किसकी बातें सुन रहे हैं? बाहर वालों को आप हमारे घर के मैटर में क्यों बीच में ला रहे हैं? और वैसे भी ये अजीत चमचा है, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। बकवास बंद कर करण। सर, आप कहना चाहते हैं कि रवि और करण उन्होंने मारा मोहित को क्योंकि मोहित की वजह से कोठी की डील नहीं हुई थी? पॉसिबल है बलराज जी, कोई बड़ा बायर मिला हो, मोहित की जिद के आगे डील कैंसिल हो गई हो, गुस्सा आया हो रवि करण को इस बात पर। आप ही बताइए, क्या वो दोनों ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो मामा जी को दुख ना पहुंचे इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई थी। दोनों आए थे मामा जी से मिलने के लिए, दुख जताने, पर दोनों के चेहरे पे सर छोटी सी शिकन तक नहीं थी। कहाँ हो आप? पुलिस रवि और करण को पकड़ कर ले गई है। उन्हें शक है मोहित को करण और रवि ने मारा है। किसने कहा ये पुलिस से? और कौन कहेगा? आपके परम पूज्य भाई ने ही बोला होगा। उनका बेटा तो नहीं रहा, उसका बदला हमारे बेटों से लेना है उनको। वो फिक्र मत कर, पुलिस को 10 मिनट में छोड़ना पड़ेगा हमारे रवि और करण को। मैं अभी वकील से बात करता हूँ। अरे बहुत हो गया गेम, अब हमारे सवालों के जवाब दो। कितने रुपयों का सवाल है सर? और लाइफलाइन कितनी है सर? 1 लाइफलाइन तो तुम दोनों ले ही चुके हो, अपने चचेरे भाई मोहित की। और रवि, तुमने तो मोहित को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अरे क्यों इल्जाम लगाते हैं सर? मैंने तो उसे सिर्फ सलाह दी थी कि दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाने से टांग टूट भी सकती है। अगर ये सलाह है तुम्हारी तो फिर धमकी कैसी होती? हे इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। इसे कहते हैं सर धमकी। और सर धमकी का क्या है, आजकल हर कोई धमकी दे रहे हैं। तुम दोनों को देखकर ये लग नहीं रहा है कि तुम दोनों को अपने चचेरे भाई मोहित की मौत का जरा भी दुख है? सही जवाब, नहीं है बिल्कुल भी दुख, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोहित को हमने मारा। हर कातिल शुरू में ऐसा ही बोलता है, लेकिन जब हम सबूत रखते हैं ना सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। दिखाइए सर सबूत। आपने हमारे फोन रिकॉर्ड चेक किए? फोन लोकेशन पे कुछ मिला आपको? कोई संदिग्ध नंबर या कुछ? पूरी तैयारी करके आए हो? अच्छी खासी जानकारी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में? क्या है ना सर, हम क्राइम पेट्रोल बहुत देखते हैं। कॉमेडी भी अच्छी कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं इनके सवालों का जवाब देने की। और इंस्पेक्टर साहब, आपके पास अरेस्ट वारंट है इनका? हमने इन्हें अरेस्ट नहीं किया है वकील साहब, सिर्फ अपने कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं। बहुत हो गए सवाल जवाब आज के लिए, और अगली बार सवाल जवाब इनके घर पे हो, वो भी सबकी मौजूदगी। रवि करण, चलो। 1 मिनट करण, तुम अपना मोबाइल फोन भूलिए। जुर्म की भी यही फितरत होती है बेटा, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई चूक कर ही जाता है। मेरी बात याद रखना। थैंक यू सर। वही रुक जा, हाथ ऊपर। राणा जी, कोई गन नहीं है मेरे पास। पुलिस का चमचा है तू, तेरे पे भरोसा नहीं। हुई चेकिंग, अब बोलो खबर क्या है? वो 2 लड़के मरे हैं ना, पालीपुर वाला केस, मोहित और बादल, उसमें से एक की सुपारी मेरे हाथ आई थी। किसकी? मोहित की? जो बड़े बाप की औलाद है वो, उसी की मिली होगी। बाकी पैसा काम हो जाने के बाद। किसका टिकट काटना है? आसान शिकार है, हर महीने की 15 तारीख को अपने घर और खेत का सामान लेने जबलपुर जाता है। इस बार भी जाएगा, लेकिन वापस नहीं आना चाहिए। याद रहे, 15 तारीख। 15 तारीख? लेकिन मोहित और बादल तो उससे पहले ही 11 तारीख को। मेरी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी थी, देसी कट्टा भी मंगवा लिया था और मारने की जगह भी देख ली थी, लेकिन 15 तारीख से पहले किसी कमीने ने मेरी मुंह की सुपारी खुद ही खा ली। अभी पता नहीं चला है, शायद उसी आदमी ने डबल सुपारी दे दी हो। किसने दी थी ये सुपारी? नाम क्या है उसका? उमेश ठाकुर। उमेश ठाकुर? ये तो नाम भी नहीं पता मुझे नहीं मालूम कौन है ये। सर, उमेश ठाकुर प्रीति ठाकुर का भाई है। बादल और प्रीति एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों स्कूल टाइम से साथ में थे।
लेकिन मुझे पिछले साल ही पता चला। प्रीति हमारे बिरादरी की नहीं थी, इसलिए बादल ने सारी बातें छुपाई थी। सर मैंने भाई को बहुत समझाया था, लेकिन भाई तुम अपना देखो और मत खेलो एक खतरनाक खेल, वरना इस बार सिर्फ चोट आई है, अगली बार जान पे भी आ सकती है। देख जय, मैं समझता हूँ कि तुझे मेरी फिक्र है, लेकिन माँ को ये बात मत बता, खामखा परेशान होंगे। और प्रीति और मैं, हम दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। खून उनका भी लाल है और हमारा भी, लेकिन खून सिर्फ हमारा बहेगा भाई, वो भी उनके हाथ में। और ऐसा ही हुआ। साले, कितनी बार समझाऊं तुझे, मेरी बहन से दूर रह, उसकी शादी तय हो गई है। समझ में नहीं आता तुझे? उपेश भैया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं तुझे प्यार से समझाने नहीं आया, इस बार समझ ले, वरना समझने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। ये कब की बात है? जब तुम दोनों ने कहा था कि वो मोटरसाइकिल से गिरा था तब? आप परेशान ना हो इसलिए बादल ने झूठ बोलने बोला था। जय, तुम इतना कुछ जानते थे पर तुमने हमसे सब छुपाया, क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले प्रीति की शादी हो चुकी है बेड़ा घाट में। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो चुका होगा। अगर सब कुछ ठीक हो गया था तो उमेश ने सुपारी क्यों दी? बादल और प्रीति प्यार करते थे? हमें नहीं पता सर, मोहित ने ऐसी किसी बात का जिक्र तक नहीं किया हमारे सामने। हम नहीं जानते प्रीति ठाकुर को। माँ कहाँ थी आप? कब से ढूंढ रहा हूँ, नींद ही नहीं आ रही मुझे। आप सुला दो। इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी मेरी गोद में सोने की तेरी आदत गई नहीं। कैसे चली जाए आदत? आप माँ हो मेरी, आपकी गोद में सोने में अच्छा लगता है। अजीत, मोहित इधर है। मोहित, मैं कब से बाहर ढूंढ और चलो जा शुरू। हाँ, मैं मिला था राणा से और बादल की सुपारी भी दी थी। तेरी बहन की तो बेड़ा घाट के किसी दीपक राजपूत से शादी हो चुकी थी, फिर क्यों दी थी बादल की सुपारी? क्योंकि वो कमीना शादी के बाद भी मेरी बहन के पीछे पड़ा था और मेरी बेशरम बहन भी उससे मिलने जाती थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसके पति से पहले मुझे पता चल गया। सारी सब्जी लेकर आए हो ना, वरना मेरी सास किटकिट करेगी। फिक्र मत करो, सब लेके आया। वैसे सही तरीका ढूंढा है तुमने अपने ससुराल वालों को चकमा देने का। तुम थोड़ी देर बाद निकलना, ठीक है? भैया मैं... शर्म नहीं आती तुझे? तेरी शादी हो चुकी है। उमेश भैया, प्रीति को मत मारो। अब तू चुप कर साले, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोबारा उससे मिली ना तो भूल जाऊंगा तू मेरी बहन है। मिलूंगी। उस बादल ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई थी मेरी बहन को। मेरी बहन बागी हो गई थी। अगर ये बगावत उसके पति को दिख जाती तो मेरी खानदान की इज्जत का क्या होता? मेरे पास एक ही रास्ता था और वही मैंने चुना। अगर तुझे ये लग रहा है कि तू कोई भी कहानी सुनाए अगर हम उसे मान लेंगे तो गलत लग रहा है तुझे। जिस तरह शुरुआत तूने सच से की थी उसी तरह सच सच बता दे, किसे दी थी बादल की सुपारी? सर मैंने कहा ना कि मेरी सुपारी से नहीं मरा वो। अमित, खबरी लालचंद को बोला है सर सारे सुपारी गैंग्स में पता करने के लिए, और उमेश के कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए हैं। सर, ये उमेश काफी मोटी चमड़ी है, इतना थोड़ा फिर भी मुंह नहीं खोल रहा है। उसकी बहन प्रीति से बात करनी चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। जादव, बादल की बाइक का कुछ पता चला? इन्फॉर्मेशन तो हर जगह पहुंचा दिया सर, और चोरी का सामान डील करने वालों के यहाँ भी देखा, पर इस बाइक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन पता करते रहो। प्रकाश, ऐसे केसेस में पुलिस सब पर शक करती है, सबसे सवाल जवाब करती है, लेकिन मैंने सारी पूछताछ में कभी रवि और करण का नाम तक नहीं।
जब अजीत ने उन दोनों का नाम लिया तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। और पुलिस ने तो धमकी दी है मेरे बच्चों को कि वो लोग ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। दुर्गा, रवि और करण मेरे बेटे जैसे हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटे जैसे होते तो आप मान लेते उनकी बात और कोटी का हिस्सा देने से मना नहीं करते। आकाश, ये दुर्गा क्या बोल रही है? देखो, कभी कभी हम बच्चों की जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं। सही कहा आपने, औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। और इस केस में अगर मेरे बेटों को कुछ हुआ ना तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा भैया। मैं बादल की अलमारी देख रहा था तो उसमें मोहित का कुछ सामान मिला। पुलिस मुझसे प्रीति ठाकुर के बारे में पूछ रही थी, पर मोहित ने कभी बताया नहीं उसके बारे में। लेकिन बादल को मोहित ही चढ़ाता था। सच्चे प्यार की कहानी और पता नहीं क्या क्या बकवासी किस्से सुनाता रहता था। प्रीति का भाई उमेश, उसी ने मरवाया होगा क्या? प्रीति, देखो तुम्हारी सहेली तुमसे मिलने के लिए। क्या नाम बताया आपने अपना? पल्लवी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? कॉलेज के बाद तो तुम हमें मिली ही नहीं। घबराओ मत, मैं बस मिलने आई हूँ तुम्हारी मदद के लिए। प्रीति, तुम लोग बातें करो, शाम को आने में मुझे थोड़ी देरी हो जाएगी। मार दिया मेरे बादल को, हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। जय कहता था खून बस गरीब का ही बहता है, और मेरे बादल की बस यही गलती थी कि वो गरीब था। देखो प्रीति, हमें शक है कि ये सब तुम्हारे भाई उमेश ने किया है, लेकिन मुझे लगता है शायद मेरे पति ने किया है। लेकिन उमेश तो कह रहा था कि बादल और तुम्हारे अफेयर के बारे में दीपक को कुछ नहीं पता। मुझे ठीक से तो नहीं पता, भैया तो दीपक को कभी नहीं बताएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से बादल की मौत हुई है, तब से दीपक को ज़्यादा ही खुश रहने लगा है। हमारी शादी के बाद से ही दीपक और मेरे बीच कभी भी रिश्ता ठीक नहीं रहा है। वो हमेशा ज़ोर ज़बरदस्ती करता था, लेकिन आजकल तो वो बहुत प्यार से पेश आता है। और अभी कुछ दिन पहले उसने एक अजीब सी बात कही। क्या बात है मैडम, आजकल सब्जी लेने नहीं जा रही? सब्जी वाला जिंदा तो है ना? मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे और बादल के अफेयर के बारे में दीपक को भनक लग गई थी? मुझे पक्का तो नहीं पता। ठीक है, वो हम पता कर लेंगे। नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर मेरा अंदाज़ा गलत हुआ और दीपक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा और वो मुझे जान से मार देगा। तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम उसे नहीं पता लगने देंगे। दीपक राजपूत के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो और चेक करो कि वो किसी सुपारी किलर के कांटेक्ट में था क्या। साथ ही उमेश के बारे में भी पता करते रहो कि वो राणा के अलावा और किसी से भी मिला था। तो सर, इसका मतलब मोहित सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि मर्डर के वक्त वो बादल के साथ था। सब सही जा रहा है, तुमसे ही मिलने आ रहा है। यार दीपक, ये जमीन की डील एक बार फाइनल हो गई तो तीनों का तगड़ा फायदा होगा नहीं? और वैसे भी तेरा फायदा तो पहले ही हो चुका है। अबे तुम दोनों के तो दोनों हाथों में पहले से लड्डू है। अच्छा लगता है ना जब अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे से शेयर ना करनी पड़े, है? बात तो सही कह रहा है। क्या दीपक की करण और रवि से दोस्ती है? हाँ साहब, अब पता चला है त्रिमूर्ति साथ मिलकर जमीन की कोई डील कर रहे हैं। डील तो हुई है इनके बीच, लेकिन किस चीज की ये खुद के निकालना पड़ेगा। शुरुआत से ही पुलिस इस असमंजस में थी कि मोहित और बादल में से असली टारगेट कौन था और कौन दूसरे के साथ मौजूद रहने की वजह से मारा गया था। लेकिन अब पुलिस के पास संदिग्धों के अलग अलग विकल्प मौजूद थे। किसी की बादल से दुश्मनी थी तो किसी की मोहित से, और अब यह संभावना भी नजर आ रही थी कि शायद दोनों के दुश्मनों ने मिलकर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। सर, मुझे एक बात याद आ रही, थोड़ी पुरानी है, कोई 7-8 महीने पहले की। किससे जुड़ी हुई है, मोहित या बादल? दोनों से ही। अरे यार, कोई बात नहीं, मेरे में से ले ले। अरे नहीं, तू खाना, मैं यही पास में तो है, लेके आता हूँ। ठीक है? अबे हाँ, जलेबी खाएगा? हाँ, ले ले। भाई लोगों को गरम गरम खिलाने का, समझा? गलती हो गई। देख के नहीं चल सकता, साला नया शर्ट खराब कर दिया। तमीज से बात करो ना भाई साहब, बोल तो रहा हूं गलती हो गई। अबे एक तो शर्ट खराब किया, ऊपर से मेरे मुंह लग रहा है। तू जानता नहीं तू मेरे को, जानता नहीं तू मेरे को।
नया क्या तू समझ में नहीं आता? उस दिन जिस आदमी का हाथ जला वो पास के नमनपुरा गांव का नटवर मौर्य है। 1 नंबर का गुंडा है सर। उस दिन उसका हाथ गलती से जला और उसके बाद जो उसने जानबूझकर किया वो बहुत ही गलत किया। बादल, ये सब कैसे हो गया? किसने जला के? कमीने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है मेरा। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। सब जानते थे ये काम नटवर मौर्य का किया हुआ है। उस दिन तो मोहित और बादल आपे से बाहर ही हो गए। मार मार रुक रुक जा इधर आ रुक तेरी तो बादल का बदला तो पूरा हुआ सर, पर उसके बाद दोनों गांवों के बीच बहुत तनाव बढ़ गया। दोनों तरफ मारकाट की बातें होने लगी। फिर मैंने और नमनपुरा के सरपंच ने मिलकर सबको शांत किया। हम किसान हैं साहब, फसल जल गई थी हमारी, कैसे भूल सकते उस दिन को। अगर इतनी बड़ी बात थी तो हमसे छुपाई क्यों? गलती होगी सर। सब शांत हो गया था तो हमें भी ध्यान नहीं रहा कि नेटवर्क अब भी उस झगड़े का बदला ले सकता है। बदला वक्त के साथ और बढ़ता है अजीब। उसकी टांग टूटी, ऊपर से गुंडा वो कैसे सोच लिया कि वो बाद में बदला नहीं लेगा। रवि और करण की मोहित से दुश्मनी थी। उमेश और दीपक की बादल से। तू चुप कर साले, तुझे तो मैं। फिर पता चला रवि, करण और दीपक दोस्त हैं। और अब ये नटवर मौर्य वाला एंगल सामने आया। इसकी तो अकेले की दुश्मनी थी इन दोनों मोहित और बादल से। ऊपर से क्रिमिनल भी है, मारपीट के केसेस दर्ज हैं इसके नाम पे। भाई लोगों को गरम गरम खिलाने का, समझा? खिला बे। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, इसमें जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। ये नटवर और उमेश दोनों ही नमनपुरा गांव के। उमेश तो जानता ही होगा इसको। चांसेस है कि उमेश ने ही नटवर को सुपारी दी होगी। नटवर की तो पहले से दुश्मनी थी मोहित और बादल से। मैं नहीं जानता कि ये नटवर का काम है या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। उमेश ठाकुर की जमानत हो गई है। ये रहे पेपर्स। ये उमेश के वकील आप कब से हो गए तोमर साहब? कानूनी दांव पेच लगाकर ऐसे मुसीबतों को क्यों बचा रहे हैं? सिर्फ पैसों के लिए? आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपनी कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट रवि और करण चौहान के करीबी दोस्त हैं दीपक राजपूत, और उमेश दीपक राजपूत का साला है। रवि, करण और दीपक उमेश की बेल करवाना चाहते हैं, और उन्हीं के कहने पर मैंने ये काम लिया। छोड़ दो उमेश को। थैंक यू जीजा जी। उमेश, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? आखिरकार तुम मेरी बीवी के भाई हो, और वैसे भी तुमने कहा कुछ गलत? हाँ, सही कहा आपने। मान गए तोमर साहब, बहुत काम के आदमी हैं आप, लेकिन हमारा एक कानूनी काम अब भी अधूरा रह गया है। कौन सा काम? हमारे बड़े पापा बलवंत, उनका बेटा मोहित तो रहा नहीं, उनको भी किडनी की बीमारी है। आज या कल वो भी चले जाए। अब उनके जाने के बाद उनके पीछे जमीन जायदाद बचेगी वो तो हम लोगों को आसानी से मिल जाएगी ना, या उसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? मोहित के बाद अगर उन्होंने अपना वारिस नहीं चुना है तो ऐसी सूरत में हम ब्लड रिलेशन के बेसिस पे दावा ठोक सकते हैं, लेकिन बलवंत जी ने किसी को अपना वारिस चुन लिया है तो कुछ नहीं हो सकता। मोहित के बाद हमारे अलावा और वो किसको अपना वारिस चुन सकते हैं?
साहब, काम की खबर लाया। जबलपुर के 2 सुपारी किलर नंदू और रघु पिछले हफ्ते पालीपुर में दिखे थे। कहाँ से मिली खबर? पक्की है? बिल्कुल पक्की है साहब। वो गन सप्लायर है मदन चाचा, उन्हीं से मिलने आए थे दोनों। ये ले जाओ, विलायती सिस्टम है इसका, एकदम मक्खन चलेगा। कब गोली अंदर गई, कब आदमी स्वर्ग पहुंचा, उसे भी नहीं पता चलेगा। वैसे इस बार कहाँ का शिकार है? यही पालीपुर में चाचा। 2 बकरे इस बार। गोली चलेगी ना तो आवाज आपको भी सुनाई देगी। नंदू और रघु बहुत पुराने सुपारी किलर हैं, 4 मर्डर कर चुके हैं। 6 हाफ मर्डर के केसेस चल रहे हैं इन पर। ये यहाँ पालीपुर में आए थे और हमें इस बात का पता तक नहीं चला। अगर ये दोनों यहाँ पर दिखे तो इसका मतलब ये है कि मोहित और बादल के मर्डर में इनका हाथ है, लेकिन इन दोनों को स्ट्रैप किया गया था। इसका मतलब यह है कि गन इस्तेमाल करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे पास 3 संदिग्ध हैं जिन्होंने रघु और नंदू को हायर किया होगा मोहित और बादल के मर्डर के लिए। एक रवि और करण। जमीन जायदाद का मसला। प्रीति वजह होगी। प्रीति का भाई उमेश ठाकुर पहले भी राणा नाम के सुपारी किलर्स को हायर कर चुका था सर। उमेश ठाकुर। अच्छा, तीसरा दीपक राजपूत, प्रीति का पति। शायद दीपक राजपूत को प्रीति के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा। दीपक राजपूत, दीपक, रवि और करण, शायद इन तीनों की मिली भगत हो। और उमेश भी इसमें शामिल हो गया होगा क्योंकि रवि करण के वकील ने ही उमेश की बेल करवाई। या फिर इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि इन सब ने मिलकर ये चक्रव्यूह रचा। नेटवर्क के बैकग्राउंड को देखकर भी ताज्जुब नहीं होगा सर अगर उसने किसी सुपारी किलर से कांटेक्ट किया हो। इन सब के पास अपनी अलग अलग वजह थी, पर इनमें से कौन? टेक किया आपने पापा? पहले बेटा छोड़ गया, अब भाई दूर होता जा रहा है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? हम हैं ना आपके साथ। भाई साहब, रवि और करण तो बच्चे हैं, लेकिन प्रकाश भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस ने सिर्फ रवि और करण से नहीं, मुझसे और अजीत से भी पूछताछ की। पता नहीं ऐसा कौन सा डर है उन्हें जो पूछताछ में सामने आ जाएगा। आपको याद है भाई साहब कैसे उस दिन मोहित और करण एक दूसरे के आमने सामने थे? अगर तेरी वजह से ये सौदा टूटा ना, तुझे 20 से फाड़ के रख दूंगा, बोल रहा हूं। मुझे इसमें मत घसीटिए साहब, मुझे कोई बदला नहीं लेना है, ना मैंने कोई बदला लिया है साहब। मैं समझ चुका हूं साहब, सब कर्मों का फल होता है। मैंने मेरा भुगता, उन लोगों ने अपना। नहीं नटवर, तू नटवर लाल है, कोई बाबा नहीं है। ये तुझे याद है या मैं दिलाऊं? याद है साहब, लेकिन जब से पैर धीमे चल रहे हैं ना साहब, तब से दिमाग तेज चलने लगा, सब समझने लगा हूं अच्छा बुरा। इसलिए ये चोरी चकारी सब छोड़ दिया मैंने। चोरी छोड़ दी, लेकिन हेरा फेरी वो तो नहीं छोड़ी ना तूने। अपने दोस्तों का साथ तो नहीं छोड़ा तूने। हाल खबर तो बराबर लेते रहता है तुम। दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता ना साहब, तो हाल खबर ही लेता रहता हूँ। हालांकि जब उनसे बात होती है तो उन्हें भी समझाता हूँ, कुछ नहीं रखा भाई इसमें, सुधर जाओ। बहुत बकवास सुन ली तेरी। अब सीधे सीधे बोल, रघु और नंदू कहाँ है? उन दोनों से कांटेक्ट किया था ना तूने? क्या फिर नमलपुरा का उमेश में शामिल है इसमें? कौन उमेश था? उमेश ठाकुर। इसकी तब तक खातिरदारी करो जब तक ये सच ना बोलते। सर, ये नंदू और रघु भोपाल में अरेस्ट हुए थे। कुछ 1 महीने पहले बेल पे बाहर हुए। पल्लवी, तुम भोपाल जाओ, रघु और नंदू से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन पता करो, और जिस केस में ये अंदर हुए थे उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से भी मिलो। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि उनमें से कोई ना कोई इनके कांटेक्ट में जरूर है। ओके सर। नेटवर्क खुद हिस्ट्री शीटर है। रघु और नंदू से कांटेक्ट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ये काम रवि और करण ने करवाया है तो सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों इतने खतरनाक सुपारी किलर से कैसे मिले होंगे। सर, वो अमित तोमर, इन दोनों का एडवोकेट, सर वो एक क्रिमिनल लॉयर है। वो जानता होगा रघु और नंदू को, शायद वहां से मदद मिली हो। मामा जी, चाय। मामा जी, आप अभी तक उठे नहीं। मामा जी, मामा जी, मामा जी उठिए। अजीत, माँ, जल्दी आइए। मामा जी उठिए। ये अचानक भैया को क्या हो गया?
कहाँ लेके गए उनको? माँ जी आप घबराइए मत, मामा जी जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक तरफ पुलिस सामने आने वाले हर एक एंगल को टटोल रही थी और वहीं दूसरी तरफ बलवंत चौहान अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। रघुवंशी और चौहान परिवार के लिए घड़ी बहुत मुश्किलों से भरी थी और बादल का परिवार भी कई मुसीबतों से संघर्ष कर रहा था। हम बहुत परेशान हैं गुप्ता जी, अगली किस्त के लिए कुछ तो मोहलत दीजिए। पिछली 4 किस्तें भी बाकी हैं। बादल ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर सारी किस्तें चुका देगा। लेकिन आपको पता है ना बादल के साथ क्या हुआ? हम अभी भी उस दुख से इसीलिए हम इतने दिन रुके रहे, लेकिन अब और नहीं रुक सकते। पिछली बार भी जब आपके खेत में आग लगी थी तब हमने सब्र किया था ना। अब आपकी मुसीबत देखने जाऊंगा ना तो मैं खुद मुसीबत में आ जाऊंगा। गुप्ता जी मैं आपके पैर छूता हूं। देखिए विनायक जी प्लीज, इन सब से कोई फायदा नहीं है। मेरे हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। मुझे खेत से ट्रैक्टर ले जाना है, प्लीज चाबी दीजिए। दीजिए प्लीज। दे दे बेटा, दे दे। नंदू रघु और यहाँ के पंजा गैंग के बीच काफी वक्त से गैंग वार चल रहा है। आए दिन दोनों गैंग के लोग एक दूसरे को निशाना बनाते हैं, पर एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा है। कचरा खुद ब खुद साफ हो रहा है। लेकिन इस बार ये हमारे लिए गुड न्यूज नहीं। हमारे डबल मर्डर केस में रघु और नंदू किलर है और उन दोनों के स्टेटमेंट्स हमें मास्टरमाइंड तक पहुंचा सकते हैं। मैंने अपने इन्फॉर्मर्स को अलर्ट कर दिया। कुछ होने से पहले ही हमें दोनों की इन्फॉर्मेशन निकालनी हो और उन्हें जिंदा ही पकड़ना हो। आपने किसी अमित तोमर का नाम सुना है? एडवोकेट है। रघु और नंदू के केस में कभी आए हो यहाँ पे मिलने? आप फिल्में बहुत देखते हैं क्या इंस्पेक्टर साहब? कहानी तो पूरी फिल्म बना ली आपने, लेकिन मुझे फिल्मों का शौक नहीं है। मैं कानून के दायरे में रहकर अपने क्लाइंट्स को सलाह देता हूँ और उन्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। उन्हें क्रिमिनल्स के नाम और नंबर नहीं देता। अपने काम को लेकर ऑनेस्ट हूँ। और रहा सवाल करण और रवि का, तो अगर मुझे लगता ये दोनों अपराधी हैं या इन दोनों ने किसी भी अपराध के बारे में मुझसे बात की होती तो मैं इनका केस लेता तक नहीं। आपका शक गलत है, मुझ पर भी और मेरे क्लाइंट्स करण और रवि पर भी। कमाल है तोमर साहब, आपने एक वकील होकर फैसला सुना दिया, बेगुनाह साबित कर दिया दोनों को। थोड़ा इंतजार तो कीजिए, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तो बहुत सारे चेहरों से नकाब उतरना बाकी है। सुपारी किलर्स? हाँ, नंदू और रघु ये दोनों मध्य प्रदेश के कुख्यात किलर्स हैं। बादल और मोहित को मारने के लिए इन दोनों को हायर किया गया था। 10 से 12 सितंबर के बीच ये दोनों यहीं पालीपुर की एक लॉज में रुके थे। पर सर मेरा भाई बहुत ही सीधा लड़का था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो कोई इतने खतरनाक लोगों को उसे मारने के लिए भेजेगा? बस करो अजीत, मोहित कोई बच्चा नहीं था और उसी ने बादल को बिगाड़ा था। और सिर्फ बादल ऐसा था ही नहीं कि वो किसी शादीशुदा लड़की को लॉज में मिलने बुलाए। मोहित ही उसको बहकाते रहता था, प्यार के किस्से सुना कर उसका दिमाग खराब करता रहता था ताकि वो प्रीति से मिलता रहे। और अब पता चल रहा है कि मोहित की किसी से दुश्मनी थी जिसकी वजह से मेरा भाई मारा गया। जैब तू चुप हो जा, मेरा मुंह मत खुलवा। तेरा भाई भी कोई दूध का धुला नहीं था। नेटवर्क की टांग किसने तोड़ी थी? और मेरे भाई को भड़काया किसने था नेटवर्क की टांग तोड़ने के लिए? तुम्हारे भाई मोहित ने। मार साले को, छोड़ना मत। ओ साहब, कब तक यूं ही बैठा के रखोगे? बोला ना कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरी बात सुनो, मैंने कब का ये बुरे काम छोड़ दिए? चुप करना, जाके बैठ जाओ पे। ओ साहब, बड़े साहब से बात करो ना। बोलो ना, चुपचाप बैठ। ओ साहब, साहब मेरी बात तो सुनो। बैठ जाओ पे। ओ साहब, बलवंत भैया ने अपना बेटा खोया है, कैसे भूल रहे हैं आप कि मोहित अब वापस नहीं आएगा? मुझे भी दुख है इस बात का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपने बेटों की कुर्बानी दे दूं मैं। उनकी तरफदारी करने से पहले तुझे सोचना चाहिए। कुछ तो लिहाज कीजिए उनकी तबीयत का। बलवंत भैया अस्पताल में है, बेटा तो खो ही चुके हैं और अब भाई भी उनका साथ नहीं दे रहा, तो उनकी सांसें भी उनका साथ छोड़ रही हैं। नंदू और रघु के भी दर्शन होंगे चाचा? होंगे। इस बार 5 देशी कट्टे और गोलियों का चढ़ावा मांगा है दोनों ने। कुछ घमासान होने वाला है। आंखें खुली रखोगे तो दर्शन भी होंगे। रवि, करण, उमेश और दीपक सब पर वॉच रखे हुए हैं सर। और सर हमने इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स भी बारीकी से स्कैन किए।
लेकिन हमें कोई भी ऐसा सस्पिशियस नंबर नहीं मिला जो कि रघु, नंदू या फिर हमारे डेटा में मौजूद किसी सुपारी किलर का हो। और नटवर भी अपनी बात पे अड़ा है। सर कांस्टेबल गिरधर को भी नटवर और उसके पुराने कॉन्टैक्ट्स की खबर निकालने के लिए काम पर लगा दिया। ये रहा मेरा इक्का। दीपक तू तो गया। ये मेरा बात। ये पंच। ये लीजिए मैडम आपकी चाय। भैया ने मेरी शादी तो करवा दी, तुमसे दूर कर दिया। उस घर में एक एक मिनट मेरे लिए जंग है। मुझे घर वापस जाना अच्छा ही नहीं लगता। वहां रहकर भी बस हमारे बिताए हुए वक्त के बारे में सोचती रहती हूँ। बादल, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे वहां नहीं जाना है। दूर तो मैं भी नहीं रहना चाहता तुमसे, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इस बार हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, तुम्हारा भाई भी नहीं। तुम लोग चाय पियो, 1 मिनट में आता हूँ। अपने पत्ते देख। भाभी, सुना है आप और बादल अच्छे दोस्त थे, और ये भी सुना है कि दोस्ती काफी पुरानी थी। अरे घबराइए मत, मुझे को नहीं पता, हम बताएंगे भी नहीं, बेफिक्र रहिए आप। डॉक्टर ने कहा है कि आपको बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। भैया कैसे हैं आप? भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, वो कोठी जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जल्दी से अच्छे हो जाइए और घर आ जाइए। मामा जी, आपको भले ही नहीं चाहिए, पर रवि और करण, उनका क्या? हेलो। ये तो हद ही हो गई सर, पहले आप हमारे पीछे पड़े थे, अब हमारे वकील साहब पर भी शक कर रहे हैं। शक करना पेशा है हमारा। सच निकालने के लिए पहले हम शक करते हैं, फिर समझाते हैं, और अगर कोई नहीं समझे ना तो तभी से कुटाई करते हैं। एक्यूज बच नहीं सकता हमसे, चाहे वो कितने भी दूर छुपा। सर कहीं ऐसा ना हो कि अक्यूज्ड आपके सामने ही बैठा हो और आप दूर ही देखते रह जाएं। जो भी बोलना है खुल के बोल। अजीत रघुवंशी आपके नजदीक ही है सर। मोहित का कजन? हाँ सर, वही है इकलौता अजीत रघुवंशी। और उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो उसका नाम ले रहे हो? कोई दुश्मनी नहीं है सर, पर आपकी उससे खास दोस्ती हो गई है। सवाल तक नहीं कर रहे आप लोग, शक की सुई तो घुमाइए उसकी तरफ। कुल्हाड़ी पर पैर मारने का शौक है तुम्हें रवि? अच्छा खासा ध्यान हटाता तुम लोगों पर से। पुलिस को दोबारा ऐसे मत छेड़ना, तकलीफ हो सकती है तुम दोनों को। सर, अजीत का नाम सिर्फ हमें भटकाने के लिए लिया जा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पल्लवी, लेकिन एक बात तो है, अजीत ने खुद सामने से आकर हमें कोई बात नहीं बताई। ना तो जमीन जायदाद को लेकर झगड़े के बारे में, ना ही नटवर के साथ हुए झगड़े के बारे में। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझकर अनजान बन रहा है। नंदू उठ, खबर मिली ससुराल वाले आ रहे हैं, चल जल्दी चल। तुम बाहर से घेरा डालो, हम लोग अंदर जाते हैं। मैं बलवंत जी से मिलता हूँ, तुम आसपास पूछताछ करो। क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? पुलिस आई है, बलवंत भाई साहब से अकेले में पूछना है उन्हें, हमारे सामने नहीं। पर ऐसी कौन सी बात है जो वो हमारे सामने नहीं कर सकते? आप अजीत पे शक कैसे कर सकते हैं सर? अजीत और मोहित तो सगे भाइयों से भी बढ़कर थे। बलवंत जी, काफी प्रॉपर्टी है आपके पास, रवि और करण में काफी लालच है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर। क्या अजीत के मन में ऐसा कुछ नहीं है? मोहित ने जायदाद को लेकर अजीत के बारे में कभी आपसे कुछ कहा? कभी कोई झगड़ा हुआ हो मोहित और अजीत के बीच? आप कुछ बता सकते हैं? मनहूस है ये जायदाद,
और आप मेहरबानी करके अजीत को रवि और करण से मत आकी। अजीत बड़ा ही सीधा साधा और पारिवारिक लड़का है। मेरी बहन और बहनों ने उसे खुददार बनना सिखाया है। कुछ मिला? तो ये अजीत इंसान है या फरिश्ता? लोग भगवान में भी बुराई ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस अजीत की कोई बुराई नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी मैंने गिरधर को बोला है अजीत की दुकान के आसपास बात करने के लिए। हेलो, सब इंस्पेक्टर संदीप यादव। हाँ, कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक, जिसे आप और कानून दोनों पर भरोसा है। मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, मोहित चौहान के केस में आपके काम आएगी। कॉलर ने कुछ नाम बताया अपना? शुभचिंतक और कानून पर भरोसा रखने वाला। मोहित और शिखा के बीच तलाशी है। उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया से छुपा हुआ है। तुम्हें कैसे पता? कोई सबूत है तुम्हारे पास? मैंने कहा ना, मुझे आप पे भरोसा है, आप खुद ही ढूंढ लेंगे। डीसीओ से कॉल था सर। ये रवि और करण का ही काम होगा। खुद पर से शक हटाने के लिए अजीत को फंसा रहे हैं। पहले डायरेक्ट अजीत का नाम लिया और अब उसकी बीवी को बदनाम कर रहे हैं। सर, एक काम की इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। इसी गांव का एक आदमी है, उसने बताया कि अजीत और मोहित के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। उसने दोनों को झगड़ते हुए देखा था। अजीत भाई, भूल जाओ उस बात को। देख, गुस्सा थूक दे। अब हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मोहित देख, हर रिश्ते की ना एक मर्यादा होती है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तूने वो मर्यादा पार कर दी। तू भाई है इसलिए चुप, पर दोबारा मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मत घुसना। अजीत अजीत अजीत, मेरी बात तो सुन भाई। कौन है वो जिसने अजीत के खिलाफ बताया? मामूली सा किसान है सर, हिम्मत करके उसने अजीत का नाम लिया है। अब सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। शिखा और अजीत से एक बार बात करनी हो, लेकिन ध्यान रहे विक्टिम की फैमिली है। सर, आप लोग शिखा को ऐसे कैसे उठा के ले आए? सच जानने, और वो हम जान चुके हैं जो अब तक तुमने हमसे छुपाया। सच तो हम जान चुके हैं शिखा, बस तुम्हारे मुंह से सुनना है। बताओ। माँ 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 किधर है? पिताजी के साथ मंदिर गई है। और अजीत, वो तो दुकान पर होगा ना? मतलब घर पर कोई नहीं है? नहीं, मैं अकेली हूँ। बाल काफी लंबे हैं तुम्हारे। जब भी छत पर बाल सुखाती हो, कसम से मेरी नजर ही नहीं हटती तुम पर से। मोहित, भोली मत बनो। देखा है मैंने, हमेशा मेरी वर्जिश के वक्त ही तुम बाल सुखाने आती। छुप छुप कर देखती हो मुझे। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें क्या चाहिए। और अगर मेरा छूना तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे मेरी लाइफ के सबसे अच्छे और सबसे खास लोगों से ही धोखा मिला था। कब पता चला तुम्हें? अरे मोहित, क्या कर रहे हो आप? अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं सबको गए हुए, और वैसे भी आज शाम तक कोई नहीं आने वाला है। नहीं मैम, आप गलत कह रही हैं। अजीत कभी मोहित का मर्डर नहीं करवा सकते। उस दिन भी गलती हमारी थी, लेकिन उन्होंने खुद को सजा दी। चुप रहे, और आज तक उस बारे में कोई बात नहीं निकाली। क्या कहता मैं? गुस्सा निकालता भी तो किस पे? आखिरकार दोनों थे तो मेरे अपने ही ना। और फिर शिखा और मोहित दोनों की आंखों में शर्मिंदगी थी, पछतावा था। तो मैंने मोहित और शिखा दोनों को उनके पछतावे के साथ छोड़ दिया और मोहित से कहा कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में ना आया करे। अजीत, बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। पता नहीं कैसे बहक गई थी। मुझे माफ कर दो।
दोनों को माफ कर चुका था मैं। माफ कर दिया था या फिर किस्सा जड़ से खत्म करने का मौका देख रहे थे? आपको लगता है कि मेरे भाई को मैंने मारा है तो चढ़ा दीजिए सूली पे, लेकिन जिन बातों को मैं भूल चुका हूं ना उन्हें याद करूंगा और ना इस बारे में कोई सफाई पेश करूंगा। बात मुझ तक थी इसलिए अब तक दबाए रखा, लेकिन अब पुलिस जान गई है तो आप लोगों को किसी और से पता चले इससे बेहतर है कि मैं ही। बहुत बढ़िया, मतलब आज रात को एक्शन होगा। एक्शन के लिए तैयार है ना? सारी बंदूकें तो जब्त हो गई, अब कैसे लड़ेंगे पंजा गैंग से? पक्का किसी ने खबर दी थी कि हम लोग गायत्री लॉज में हैं। खैर तू चिंता मत कर, कल बाबू के लोग आ रहे हैं इंदौर से सामान लेकर। उसके बाद पंजा गैंग की एक एक आदमी को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। खिड़की पे जाकर देख, आराम से आराम से। लगता है हमें चारों ओर से घेर लिया। क्या नंदू मारा गया? किसने मारा सर? और रघु कहाँ है? रघु फरार हो गया, ये पंजा गैंग का ही काम लगता है। सर नंदू तो मारा गया, लेकिन बादल और मोहित के केस को सॉल्व करने के लिए रघु का जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सर आपने गायत्री लॉज में जो छापा मारा था रघु और नंदू को पकड़ने के लिए, वहाँ आपको जो सीसीटीवी मिला है उसके फुटेज को स्कैन करना पड़ेगा, शायद उससे हमें कोई लीड मिल जाए। पहले भी फुटेज आ गए। नंदू और रघु 10 दिन से गायत्री लॉज में रह रहे थे। काफी सारे फुटेज मैं भिजवाता हूँ। अब हमारे पास ये सिर्फ रघु ही आखिरी उम्मीद है। इससे पहले कि रघु को कुछ हो, हमें किसी भी हालत में उस तक पहुंचना। केस के खुलासे के लिए रघु का जिंदा हाथ लगना पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया। सुराग की तलाश में पुलिस ने लॉज से मिले सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया था और साथ ही उस अज्ञात कॉलर की खोजबीन भी जारी थी जिसने मोहित और शिखा के अफेयर के बारे में बताया था। केस से जुड़े सभी संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। सर भोपाल के गायत्री लॉज में जहाँ रघु और नंदू रुके थे उसके सीसीटीवी फुटेज में एक अजीब बात नजर आ रही है। ये देखिए, ये तो बादल है, ये अपने किलर से मिल रहा है। शायद बादल ने सुपारी दी। तो फिर खुद बादल क्यों मारा गया? और ये बादल रघु को कैसे जानता था? इतने खतरनाक कातिल से मतलब बादल क्यों मिलेगा? यही सच है विनायक जी, बादल मिला था उससे। ये सब मोहित का ही किया धरा है। मोहित की बातें सुन सुन के आज बादल की ये हालत हुई है। अरे यार कितना टाइम लगाता है, कब से वेट कर रहा हूँ। तो वो मेरे जूते नहीं मिल रहे थे। चल चल। बादल रात में मोहित के घर जाता है, उसे पिक करता है, दोनों साथ में शराब खरीदते हैं और उसके बाद जबुआ तालाब जाते हैं जहां पर पहले से ही रघु और नंदू मोहित का इंतजार कर रहे थे। बादल को यूज किया गया होगा मोहित को झबुआ तालाब लाने के लिए, या फिर शायद बादल भी इस प्लान में शामिल थे। दोनों तालाब पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद मोहित को मार दिया जाता है और इस मर्डर के पीछे जो कोई भी है वो बादल को डबल क्रॉस करता है और सुपारी किलर से उसे भी मरवा देता है। मास्टरमाइंड को बादल की जरूरत थी। मास्टरमाइंड ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मोहित उसके कहने पर वहां नहीं आएगा। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन मर्डर्स के मास्टरमाइंड ये रवि और करण है। इन दोनों को बादल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मोहित इन दोनों के कहने पे वहां कभी नहीं आता। तो आप बोल रहे हैं कि हमने बादल को पैसों का लालच दिया और पैसों के लिए उसने मोहित को मरवा दिया, फिर हमने बादल को मरवा दिया। आप बोल क्या रहे हैं सर? वो दोनों बचपन के दोस्त थे। अगर बादल को ऐसा कुछ भी पता होता ना
वो सीधा जाके मोहित को बताता। और कोई क्यों मदद लेगा मोहित को मरवाने के लिए बादल की? और बादल क्यों तैयार हो जाता? आप बताइए। बादल के पिता पर काफी कर्जा था, ये बात तुम लोग जानते थे। आप जानते हैं आपके बताने के बाद? इंस्पेक्टर तोमर आ रहे हैं। मेरे बेटे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे जब तक वकील नहीं आ जाता। तो बुला लीजिए, क्योंकि कोर्ट में वकील की भी जरूरत पड़ेगी। यहां पर हमें जो पूछना था वो हमने पूछ लिया। अब आगे की पूछताछ लॉकअप में होगी, वो भी डंडे के साथ। मुझे रवि और करण के हर मोमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जाता हूं। जरूरत पड़े तो और आदमियों को भी लगा दो काम पर, और अर्जेंट में दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में निकलवाओ। पल्लवी, रघु पर क्या अपडेट है? सर मेरी भोपाल पुलिस से बात हुई है, वो लोग काम पे लगे हुए हैं। मैं भी बात करता हूं उनसे। हमें किसी भी कीमत पर ये रघु चाहिए। सर वो अननोन कॉलर शुभचिंतक, उसने को नई इन्फॉर्मेशन दी है। उसके मुताबिक मोहित का बादल की गर्लफ्रेंड प्रीति से भी अफेयर था। पक्का ही रवि और करण का ही काम है। ये लोग गोल गोल घुमा रहे हैं हमें ताकि हमारा इन पे से ध्यान हट जाए। सर फोन पर तो ऐसा लगा नहीं कि इन तीनों में से किसी ने कॉल किया हो, पर कॉलर जो कोई भी हो, उसकी मोहित और शिखा वाली बात तो सच निकली जो किसी को पता नहीं थी। और चांसेस है कि मोहित और प्रीति वाली बात भी सच हो, शायद इसलिए बादल रघु से मिला हो। फिर बादल क्यों मारा गया? मोहित और प्रीति के अफेयर की वजह से? ये सरासर झूठ है मैडम। मेरा मोहित के साथ कोई अफेयर नहीं है। मैं तो मुश्किल से उससे 2 या 3 बार मिली थी। तो फिर बादल सुपारी किलर से मिला क्यों था? 6 सितंबर को बादल किलर से मिला और 11 सितंबर को दोनों बादल और मोहित मारे गए। तुम्हारी आखिरी बार बादल से कब बात हुई थी? बादल से मेरी आखिरी बात 7 सितंबर को हुई थी। बस कुछ दिनों की बात है प्रीति, मेरा जुगाड़ चल रहा है। पैसों का बंदोबस्त हो जाए, बाबूजी का कर्जा चुका दूं, फिर हम दोनों भाग चलेंगे। से बादल को कहीं से पैसे मिलने वाले थे, लेकिन कहां से किससे ये उसने प्रीति को नहीं बताया था। भाई साहब नटवर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। वो पुलिस आपके बारे में पूछ रही थी। उन लोगों ने बहुत मारा भाई साहब, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि बादल का खेत जलाने को आपने कहा है। पिछली बार आपने पैसे दिए थे, उससे तो पैर टूटने की भरपाई हो गई, लेकिन भाई साहब पिछले 1 हफ्ते से आपका नाम नहीं बताने की वजह से पूरा शरीर तुड़वा कर आ रहा हूं। अब इसका डबल बोनस तो बनता है ना भाई साहब। कब लेने आओ भाई साहब? पुलिस अंधेरे में चारों दिशाओं में हाथ पैर मार रही थी, लेकिन कहीं से भी उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। इस केस का सारा दारोमदार एक ऐसे शख्स के बयान पर टिक गया था जो खुद एक पेशेवर अपराधी था, रघु चंदेल। और आखिरकार पुलिस की कोशिशें कामयाब हुई और रघु पुलिस के शिकंजे में आ गया। ये है कस्टडी ट्रांसफर पेपर। भोपाल पुलिस से बात हो चुकी है, रघु को जल्द से जल्द देकर आओ। हाँ तोमर साहब बोलिए। आपसे कुछ बात करनी थी, कब मिल सकते हैं? हाँ गिरधर बोलो। नाम क्या उस अज्ञात कॉलर का? मोहित ने जो कुछ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं।
मामा जी, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। गलती आपकी नहीं थी। ये लो बेटा। मामा जी, आपने सब कुछ सोच समझ लिया है ना? सब कुछ सिर्फ मोहित को देना ठीक रहेगा? बेटा, मैं तो चाहता हूं कि रवि और करण को भी कुछ दो, और मोहित को बुरा लगेगा। तेरे जैसा बड़े दिल वाला नहीं है। अजीत, मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूं। ये है एडवोकेट नवीन शुक्ला, मिस्टर बलवंत चौहान के लॉयर। कुछ सेंसिटिव पता चला तो मैं इनको आपके पास ले आया। देखिए, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, क्लाइंट की प्राइवेसी का ख्याल करना होता है। ये मर्डर केस है, इसलिए बता रहा हूँ। बलवंत चौहान ने अपनी वसीयत तैयार करके रखी थी, जिसमें उन्होंने सब कुछ अपने बेटे मोहित के नाम किया था। दूसरा कोई हिस्सेदार नहीं था, लेकिन उस वसीयत में एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा क्लॉज है जो आमतौर पर कोई नहीं रखवाता। कैसी कंडीशन, कैसा क्लॉज? आई एम सॉरी ऑफिसर, वसीयत की बात है, वो तो आपको बलवंत चौहान से ही पूछना होगा। इंस्पेक्टर, ये लीजिए, ये वसीयत के कागजात है। साफ साफ लिखा है इसमें, सब कुछ मोहित के नाम है। वसीयत में तो आपने सब कुछ मोहित के नाम ही लिखवा रखा है। ये क्या बलवंत जी, ये कैसी शर्त है? कैसी शर्त? क्या लिखा है इसमें? पढ़िए। अगर मोहित को कुछ हो जाए तो उसकी मौत के बाद मेरा सब कुछ मेरे बहन के पति कैलाश रघुवंशी के नाम कर दिया जाए। बलवंत जी, ये पेपर आपने खुद तैयार करवाए थे या फिर किसी को कहा था पेपर तैयार करवाने के लिए? सर, क्या पूछना है मुझसे? क्या काम है, बताइए ना। आवाज बदलकर पीसीओ से कॉल करना है। ये मोहित और शिखा को तलाशी है। इन दोनों का कुछ ऐसा रिश्ता है जो दुनिया से छुपा हुआ है। सर, मैंने वो कॉल सिर्फ मोहित को बदनाम करने के लिए किया था। उसी ने मेरे भाई को बहकाया था सर, और उसी की वजह से आज बादल घर का कर्जा चुकाने के बजाय एक शादीशुदा लड़की के पीछे पड़ा था, ठीक मोहित की तरह सर। इसलिए तूने अपने ही भाई को मरवा दिया? नहीं सर, मैंने किसी को भी नहीं मरवाया। मैंने सिर्फ फोन करके वो बताया जो मुझे सुनने में आया, और कुछ नहीं। लेकिन मोहित यार अपने भाभी के साथ, हाँ? अजीत को पता चल गया तो? अब सोच के थोड़ी ना किया था, बस हो गया। प्यार तो ऐसे ही होता है ना। और तू अपना देख, प्रीति भी तो शादीशुदा है। सर, मैं चाहता था कि मेरा नाम सामने ना आए, इसलिए मैंने छुपकर पीसीओ से फोन किया। फिर प्रीति और मोहित का अफेयर, वो कहाँ सुना तूने? प्रीति ने तो नकार दिया। सर, प्रीति अपने शादी के बाद भी अपने पति को धोखा दे रही थी। कल जाके सर वो मेरे भाई को भी धोखा दे सकती थी। मैं चाहता था उसका भी नाम उछले, उसकी भी बदनामी हो, इसलिए मैंने दूसरा कॉल किया और मोहित और प्रीति की कहानी सुनाई। अपनी कहानी सुनाना बंद कर और हमें ये बता, मोहित और बादल के मर्डर के बारे में क्या जानता है तू? सर, वो अज्ञात कॉलर बादल का भाई जय था। जय कह रहा है कि उसने सिर्फ मोहित और प्रीति को बदनाम करने के लिए सब किया। और सर, पल्लवी रघु को लेकर आ रही है, उससे तो सब पता चल जाएगा। लेकिन सामने से कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब ये रघु ही बताएगा कि कौन किसके साथ क्या करना चाहता है। पर अजीत ने वसीयत में ऐसा क्यों लिखवाया? कोई और बात नहीं थी, सिर्फ सेफ्टी के लिए लिखवाया था पापा का नाम। तो फिर ये बात बलवंत जी से क्यों छुपाई? क्योंकि तूने कभी माफ नहीं कर पाया। तू अच्छी तरह से जानता था कि शिखा तुझसे ज्यादा मोहित को पसंद करती थी, और तू देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। कोई पछतावा नहीं था उन दोनों को? हाँ, नहीं माफ कर पाया उन्हें मैं। कैसे माफ करता? मेरे मना करने के बाद भी मिलते थे, बार बार मिलते थे। कैसे बर्दाश्त करता? मेरा भाई, मेरी बीवी मेरे ही पीठ में बार बार खंजर घोंप रहे थे, और रही कहीं कसर इस बलवंत मामा ने पूरी कर दी। मुंह से बेटा बेटा बोलते थे, दिल से कभी माना ही नहीं बेटा। बेटा, मैं तो चाहता हूं कि रवि और करण को भी कुछ दो, और मोहित को बुरा लगेगा। मामा जी ने सब कुछ मोहित को दे दिया, मेरा जिक्र तक नहीं किया। और वही बेटा मेरी ही बीवी के साथ। सबने मुझे समझ क्या रखा है? सारी कुर्बानियां मैं ही दूं? मेरी मां ने मेरे हिस्से का आधा प्यार मोहित को दे दिया, उसका कोई बोल नहीं। मैंने हमेशा उसे छोटे भाई की तरह संभाला, उसका कुछ नहीं। मोहित को कैसे मारा और बादल रघु तक कैसे पहुंचा?
हाँ गुप्ता जी, आपको सारी किस्त मिल जाएगी। अब मुझे कुछ और वक्त चाहिए। हाँ वो क्या है ना, कुछ महीने पहले मेरा खेत जल गया था तो इसलिए। हाँ मैं करता हूँ। हाँ मैं जल्द से जल्द करता हूँ। हाँ। क्या हुआ, नहीं माने बैंक वाले? नहीं यार, 5 लाख का कर्जा है ना? हाँ। इतना तो मोहित से मांग सकता है। नहीं, दोस्ती के बीच में पैसा नहीं लाना मुझे। तो मैं एक जुगाड़ बताऊं, 5 लाख कमाने का। कैसा जुगाड़? कल मिल मुझसे। कहाँ? झबुआ तालाब के पास। बोल अब क्या जुगाड़ है? मोहित को जान से मारना है, सब मैं करूंगा, तू बस मेरा साथ दे। क्या बकवास कर रहा है? हाँ? मजाक कर रहा है ना तू? नाटक मत कर। तू अच्छे से जानता है कि मोहित शिखा के साथ क्या कर रहा है। जानता हूं और ये मानता भी हो कि गलत है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। वो नहीं समझने वाला। देख, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। मोहित के मरने के बाद बलवंत मामा की सारी जायदाद मेरी है। तू बस मेरा साथ दे, मैं तेरा 5 लाख का कर्जा भी उतरवा दूंगा। सोचो। देख, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, ठीक है? और तू भी ये सब मत सोच। नशे में है तू। डर मत, हम लोग नहीं मारेंगे, पेशेवर खूनी आएंगे उसे मारने के। तू बस मोहित को यहाँ ले आ, करेगा मेरा काम? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अपने दोस्त को मैं धोखा नहीं दे सकता, ठीक है? शुरू में बादल ने मना कर दिया, लेकिन मैं जानता था कि इस दोस्ती को सिर्फ गरीबी ही तोड़ सकती है। मुझे पता था कि बादल सर से लेकर पांव तक कर्जे में डूबा हुआ। उस बारे में बात भी मत करना चाहिए। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। देख, मुझे तो मेरे भाई, पत्नी, सबने धोखा दिया। तो दोस्त क्या चीज है? और कल को अगर तेरा बाप कर्जे में मर गया तो अचार डालेगा दोस्ती का? मोहित सिर्फ अपना फायदा देखता है, तू अपना फायदा देख। चल, 7 लाख दूंगा तुझे, बोल। देख, अब तू सोचने लगा। चल, तेरे लिए 8 लाख। कर्जा चुकाने के बाद भी 3 लाख बचेंगे तेरे पास। सोच के बताना। आखिर इतने सालों की पक्की दोस्ती में दरार आ ही गई। क्या सोचा फिर? तैयार हूं मैं, लेकिन 10 लाख लूंगा और जायदाद का एक हिस्सा मेरा। मंजूर? मैंने एडवांस देने के बहाने जानबूझकर बादल को रघु के पास भेजा। अजीत ने बादल को भेजा था, हमें उसी से पैसे मिले थे। ठीक है, निकल अब। तू रघु और नंदू जैसे क्रिमिनल्स तक कैसे पहुंचा? कुछ साल पहले हमारे यहाँ एक लड़का काम करता था, वो जानता था नंदू को। फिर 11 तारीख को कैसे मारा? 11 तारीख को मैं दुकान का कुछ सामान लाने के लिए जबलपुर के लिए निकला। प्लान के मुताबिक बादल मोहित को झबुआ तालाब वाले जंगल के पास लाने वाला था। बादल, ये कौन सी जगह है? चल तो सही। ए, क्या हुआ? इतना चुप क्यों है? क्या हुआ? मैं बताता हूं क्या हुआ। जीत, तू यहाँ कैसे? मरवा दिया मैंने मोहित को, अपने धोखेबाज भाई को। रिश्तों की मर्यादा कुचल दी थी उसने। अब उसका मरना जरूरी था। बादल को क्यों मारा? ये क्या कर डाला हमने? हाँ? अरे बाप है ये बाप, अपने भाई जैसे दोस्त को पैसों के लिए मार दिया। कुछ बोल दूंगा, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। मोहित उठना, मोहित, मोहित। लाशों को सोमबाग ले जाना और बादल के फोन से मुझे और जय को कॉल करने का मकसद
सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करना था। तुझे क्या मिला दो दो जान लेकर? आप नहीं समझेंगे सर, जिसके साथ धोखा होता है ना वही समझ सकता है बस। धोखा तो तूने भी दिया है अपनी माँ को, उससे उसके दो दो बेटे छीन लिए, एक को मरवा दिया और एक मरने तक जेल में रहेगा। ये धोखा तेरी माँ को जिंदगी भर सताएगा। मेरी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई थी। खुद को दोष मत दे बीना, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती है। उमेश देख, प्रीति तो कुछ बता नहीं रही है। तू जानता है तो सच से बता, क्या प्रीति का उस लड़के से अफेयर था? अजीत रघुवंशी और सुपारी किलर रघु चंदेल को इस डबल मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के जुर्म में अरेस्ट किया गया है। फिलहाल दोनों जुडिशियल कस्टडी में हैं। सभी रिश्ते भरोसे की नींव पर टिके हुए होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। लेकिन इस केस की विडंबना यह थी कि यहाँ हर किसी ने अपने चाहने वाले का विश्वास तोड़ा। मोहित ने अजीत की पत्नी शिखा के साथ अफेयर कर विश्वासघात किया। अजीत के गुस्से और दुख को समझा जा सकता है, लेकिन उसने षड्यंत्र रचकर अपने ही ममेरे भाई की हत्या करवाई, जिसे किसी भी एंगल से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उसके पास अपनी पत्नी शिखा और ममेरे भाई मोहित से अलग होने और रिश्ते को खत्म करने का विकल्प था, लेकिन अजीत लालची बन गया। उसने मोहित का कत्ल करके जायदाद हथियाने का रास्ता चुना। अपनी इस मंशा को अंजाम देते हुए अजीत ने अपने ही परिवार को तबाह कर दिया। उसने अपनी मां से उनके दोनों बेटों को छीन लिया। कहा जाता है कि हर फसाद की जड़ जर, जोरू या जमीन, इन्हीं तीनों में से कोई एक होती है। लेकिन इसमें दोष जर, जोरू और जमीन का नहीं, बल्कि उस शख्स का होता है जो इन्हें हासिल करने के लिए अपनी इंसानियत खो बैठता है। जज्बात में बहकर, आवेश में आकर जुर्म का रास्ता इख्तियार कर लेना बहुत ही आसान और कमजोर विकल्प है, जो आगे चलकर सिर्फ तकलीफ देता है। अगर आपको पता चले कि आपका जीवन साथी आपको धोखा दे रहा है, तो ऐसे हालात में उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या उस रिश्ते को जबरदस्ती खींचना, ये प्रॉब्लम का हल नहीं हो सकता है। ऐसे वक्त में उचित यही है कि इंसान बिना किसी विवाद के उस रिश्ते से अलग हो जाए और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे। बदला और विश्वासघात कभी किसी का भला नहीं करते। ये एक के बाद एक आने वाली मुसीबतें हैं, जिसका आखिरी अंजाम हमेशा तबाही ही लाता है। गलत काम में की गई कोशिशों से कभी भी सुकून हासिल नहीं किया जा सकता, और ना ही अपने खालीपन और नाकामयाबी के दर्द को दूसरों के बारे में बुरा सोचकर दूर किया जा सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।